नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अपने गृह क्षेत्र खटीमा के नगरा गांव में पंचायत चुनाव के तहत अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद लोगों से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक मतदान करने की अपील भी की। वहीं मतदान के बाद मुख्यमंत्री धामी ने सीधे भारामल मंदिर पहुंचे, जहां पे उन्होंने पूजा अर्चना की और साथ में प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की। वहीं आपको बता दें कि भारामल दर्शन के बाद जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काफिला पीलीभीत रोड से गुजर रहा था, तभी अचानक एक ठेले के पास उनका काफिला रुक गया। ठेले पर एक महिला भुट्टा भूनने का इंतजार कर रही थी। मुख्यमंत्री धामी ने सिर्फ खुद ठेले पे पहुंचे, बल्कि उन्होंने अपने हाथ से भुट्टा भूनकर उस महिला को भी सौंपा और उनका हालचाल भी जाना। इसके बाद से सीएम धामी ने खुद भी भुट्टे का स्वाद चखा और आमजन से आत्मीयता के साथ बातचीत भी की। ये दृश्य देखकर वहां लोग जो मौजूद थे वो हैरान रह गए और इस सहज व्यवहार के लिए मुख्यमंत्री की लगातार सराहना भी किया जा रहा है। कुछ देर बाद उनका काफिला अगले कार्यक्रम के लिए रवाना हो गया। उत्तराखंड में तीमारदारों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में सेवाधाम आरोग्य फाउंडेशन और डून हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के बीच एक अहम एमओयू साइन किया गया है, जिसके तहत 350 ग्राम तीमारदार के लिए अलग अलग जगहों पे इलाज के लिए ठहरने की और परेशानी से जो लोग जूझते हैं उनके लिए बेड तैयार किया जाएगा। हमारे संवाददाता हितेश त्यागी ने खास बातचीत की डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से। मंत्री धन सिंह रावत सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं एमओयू से? देखिए, आज हमने 2 मेडिकल कॉलेजों में अपने जितने तीमारदार आते हैं उनके लिए आवासीय व्यवस्था बना रहे हैं, ताकि उनको सस्ते रेट पे आवास मिल जाए, रहने के लिए उनको भोजन मिल जाए। और एक बड़ी योजना है सरकार की, आपने देखा होगा, जैसे हमने एम्स में किया है वैसे हम 2 जगह बड़े बड़े जो है आवासीय परिसर बना रहे हैं। तो 350 आवास में रहने वाले हैं और मुझे लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। सर, लगातार श्रीनगर आपका क्षेत्र रहा है, काफी सारे संसाधन वहां पर आए हैं, किस तरीके से? देखिए, श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी आप कभी अगर जाएंगे वहां तो लगभग 20,000 करोड़ से ज्यादा के काम वहाँ पे चल रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि एनआईटी का काम बहुत तेजी से शुरू हो गया। वहाँ पे लगभग 700 करोड़ रुपए का वहाँ पे एनआईटी बन रहा है। मेडिकल कॉलेज वहाँ पे है, बहुत अच्छा पॉलिटेक्निक वहाँ पे हो गया है, आईटीआई हो गया है, केंद्रीय विश्वविद्यालय वहाँ पे हो गया। शिक्षा का एक बड़ा हब है वो। और अभी हम सोच रहे हैं कि और अच्छा वहाँ पे क्या क्या हो सकता है, उसके लिए भी एक रणनीति बना रहे हैं। तो देख, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम लगातार प्रयास करें चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में और भी आयाम हम स्थापित करने वाले। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। और वही खबर है उत्तराखंड से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान दोपहर 12 बजे तक 35.28 वोटिंग दर्ज की गई। वहीं राज्य के 12 जिलों में 59 विकास खंडों में 26 लाख मतदाताओं ने मतदान का प्रयोग किया। पोलिंग बूथ में मतदाताओं की संख्या अधिक नजर आई। वहीं पहाड़ी इलाके में भी लोगों ने उत्साह के साथ मतदान किया। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी मतदाताओं से मतदान के लिए आगे आने की खास बात भी और अपील भी की थी, जिससे लोकतंत्र का आधार और मजबूत हो सके। वहीं सुरक्षा की बात कर ले तो पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई थी और नेपाल भारत सीमा पर चौकियां भी संवेदनशील हालत में बंद रखी गई थी। तो आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो गया। जहां पे 26 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आपको अगर आंकड़े बता दें तो 6 बजे तक 60% तक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोगों में आज काफ़ी उत्साह देखने को मिला। अब आपको बता दें कि 28
आने वाले 28 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होना है। आज पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ, जहां 26 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुआ, जिसके बाद से लोगों में आज उत्साह भी देखने को मिला। ये तस्वीरें लगातार आपसे साझा कर रहे हैं। अधिक संख्या में लोग मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। सुबह पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से अपील भी की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। और इसी पे अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हितेश त्यागी हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। हितेश, देखिए, आज पहले चरण का मतदान जो है वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का संपन्न हो गया। अगर आंकड़ों की बात कर ले तो शाम 5 बजे तक 55% ये आंकड़े देखने को मिले थे। लोगों में क्या कुछ उत्साह देखने को मिला और क्या कुछ आज पूरी तरह से जो ये मतदान है वो संपन्न हुए? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जो ये मतदान था, जो शाम 5 बजे इसका जो सकुशल समापन हो गया है और लिहाजा इसके मुख्यमंत्री खुद पुष्कर सिंह धामी खटीमा में थे, वहां पर उन्होंने मतदान किया था। लेकिन अगर हम युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, तो वास्तव में आज जो मतदाता थे वो चौंकाने वाली चीजें वहां पर सामने आई, क्योंकि आज सुबह के समय से ही 8 बजे से लेकर ही युवा बाहर निकल रहे थे, पोलिंग बूथ की तरफ जा रहे थे, वोटिंग कर रहे थे। तो यही वजह है कि इस बार जो अभी तक जो आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन 5 बजे के बाद के जो भी आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं 60 से 65% के बीच में बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक कुछ पुख्ता नहीं हुआ है। लिहाजा इसके जिस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो पहले चरण का जो ये मतदान हुआ है, इसमें एक बहुत बड़ी वजह ये देखने को मिली है कि युवा वर्ग एकदम से सामने आया है, उसने मतदान किया है। और यही वजह है कि जी बिल्कुल। हितेश, देखिए, अगर आज की तस्वीरों की बात करें, जिस तरह से आपने भी जानकारी दी कि अहले सुबह से ही जो मतदाता थे वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे थे। लंबी कतारें जो है वो आज हमें देखने को मिली, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो पुरुष हो, सबने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो जो आज हमें तस्वीरें देखने को मिली थी हितेश, तो उससे हम ये आंकड़ा लगा सकते हैं कि जो आने वाले चुनाव है, दूसरे चरण का जो मतदान होना है, उसमें भी कहीं ना कहीं लोगों में हर्षोल्लास फिलहाल देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं मतदाता जागरूक है। और निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करें तो निर्वाचन आयोग चुनाव से पहले ही मतदाता जागरूकता अभियान चलाता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं युवाओं का सामने आना और महिलाओं का सामने आना तो कहीं ना कहीं वास्तव में एक विकास की जो बात है उसकी ओर मतदाता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम उत्तराखंड के देहरादून की बात करें तो यहाँ पर जो शुरुआती दौर था वो बरसात से जमा हुआ था, क्योंकि मानसून था, तो मानसून के समय में भारी वर्षा देखी जा रही थी। तो जिस कारण जो मतदाता पोलिंग बूथ पर बहुत कम संख्या में जा रहा था। लेकिन दोपहर के बाद में जैसे ही मौसम सही हुआ तो वहाँ पर मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुँचा था और अपनी वोट कर रहा था। लेकिन जैसे ही हमने कुछ मतदाताओं से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमने विकास के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, हम सड़कों के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हम शिक्षा के मुद्दे पर बात करेंगे। तो काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे थे युवाओं के, महिलाओं के, क्योंकि महिलाएं गृहिणी होती है, तो किचन से जुड़ी हुई जो भी समस्या, रसोई से जुड़ी हुई जो भी उनकी समस्याएं होती है, उनको लेकर, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे थे, तो उन्हीं मुद्दों को लेकर सभी मतदाताओं ने मतदान किया है। जी बिल्कुल हितेश, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम महिलाओं की बात कर ले तो आज के समय में पहले हम देखते थे कि महिलाएं मतदान करने के लिए बूथों पे नहीं पहुंचती थी, लेकिन जिस तरह से जागरूकता बढ़ी है और अपनी सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं महिलाएं जो है वो आज अपने मताधिकार का प्रयोग करती हैं। और दोपहर से हम देख रहे थे कि बरसात भी हो रही थी, जैसे आप बता रहे कि मानसून को लेकर कई जगह अलर्ट भी जारी थे। उसके बावजूद अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात कर ले तो वो काफ़ी बेहतर देखने को मिले। और अगर हम ये भी जानकारी आपसे ले लें कि सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए थे, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कहीं हिंसक झड़प हो जाती, कहीं मारपीट हो जाती, लेकिन अगर आज की बात करें तो कहीं से फिलहाल ऐसी खबरें हमारे सामने नहीं आई। हितेश जी बिल्कुल, देखिए, हिंसक झड़प की ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है। पर्वतीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से रेड अलर्ट था, कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट था, तो उसी लिहाज से आपदा प्रबंधन ने तैयारियां की हुई थी। जो अतिरिक्त टीमें थी, SDRF की अगर हम बात करें, NDRF की हम बात करें, तो इन सब चीज़ों की जो भी अतिरिक्त जो टीमें थी वो वहाँ पर लगाई हुई थी। तो कोई भी ऐसी चीज़ें सामने नहीं आई है। लिहाजा इसके थोड़ा सा मौसम ने थोड़ा सी दिक्कतों का सामना मौसम की वजह से हुआ है, तो यही वजह रही है। जी चलिए, तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हितेश। आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ, लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला था।
और वहीं उत्तराखंड पंचायत चुनाव के पहले चरण में सितारगंज, बाजपुर, गदरपुर और खटीमा के विकास खंडों में मतदान संपन्न हुआ। आपको बता दें कि कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और आईजी सिमरन अग्रवाल ने सितारगंज के ग्राम पंडरी में कृषि अनाज मंडी स्थित बूथों का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों से शांति व्यवस्था की जानकारी ली। कमिश्नर ने बताया कि सभी क्षेत्रों में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो चुका है और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद भी है। मंडल की बात करें तो अभी पिथौरागढ़ में लोग 48% के आसपास हैं, नैनीताल में 50 के आसपास हैं, यूएस नगर में भी 55 के आसपास की फिगर है। सभी जगह मतदान अच्छे तरीके से चल रहा है, सभी जगह हमारी फोर्सेस मौजूद हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अभी वर्तमान में हम सितारगंज ब्लॉक के एक पर्टिकुलर बूथ में हैं और यहाँ पे भी मतदान लगभग 55% के आसपास हो चुका है। और हमने ये भी पूछा यहाँ पे जो मतदान में हमारे कार्मिक लगे हैं उनकी जो बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए, पानी की, खाने पीने की, ठहरने की, वो सब भी ठीक चल रही हैं। और सभी पार्टीज़ आज मैं समझता हूँ सही समय वापस पहुँच जाएंगी और सही तरीके से बाकी जो हमारा जो इलेक्शन मटीरियल है वो सब जमा करके आगे कार्रवाई की। शांति व्यवस्था पूरी तरह कुमाऊं बनी हुई है। एग्जैक्टली सभी जगह हमारी जो फोर्सेज है वो मुस्तैद हैं और जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं, जोनल ऑफिसर्स हैं, वो भी मूवमेंट में, हम लोग भी मूवमेंट में हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। और उत्तराखंड में महिला सुरक्षा पर एक चिंताजनक आंकड़ा सामने आया है। पिछले 5 वर्षों में राज्य के कुल 318 महिला शव बरामद किए गए हैं, जिसमें से 231 की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। ये सभी मौतें रहस्यमयी हालत में हुई, जो न अदालतों में उठी और न ही थानों में दर्ज हो सकी। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा महिला सशक्तिकरण की विरोधी रही है और उत्तराखंड आज हिमालयी राज्यों में महिला अपराधों से पहले स्थान पर है। आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा कि सरकार से जवाब मांगते हुए सवाल भी उठाया, आखिर इन महिलाओं की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा। देखिए, उत्तराखंड में जिस प्रकार से महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा ये कहती आई है कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ हत्या के, बलात्कार के, दहेज उत्पीड़न के, तमाम तरह के हिंसा के मामले राज्य में लगातार बढ़ रहे हैं और इस समय उत्तराखंड सारे हिमालयी राज्यों में सबसे पहले नंबर पे, पहले पायदान में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में है। अब हमारी बात पर सरकार ने मोहर लगा दी। 382 अगर लावारिस लाशें एक साल में मिले और उनमें से 90% से ज़्यादा जो मामले हैं उनमें शिनाख्ती ना हो पाए, उनकी पहचान ही ना हो पाए, मुकदमे कायम ही ना हो पाए, किसने उनकी हत्या करी या कैसे उनकी मौत हुई, अगर इसके बारे में पता ही नहीं चल रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि राज्य में महिलाओं की स्थिति क्या है और महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम है उसमें किस प्रकार से इजाफा हो। और वहीं हरिद्वार में कावड़ मेला बुधवार को समाप्त हो गया, लेकिन असली चुनौती अब नगर निगम और प्रशासन के सामने है। आपको बता दें, कावड़ यात्रियों द्वारा गंगा घाटों, हर की पौड़ी, मालवीय घाट और हाईवे पर करीब 6 से 7 थैलियां, बोतलें और अन्य कचरे का अंबार नजर आया। आपको बता दें कि नगर निगम की टीम लगातार इसको लेकर विशेष सफाई अभियान चला रही है। नगर आयुक्त नंदन कुमार ने बताया कि अतिरिक्त मैन पावर लगाया गया है और कई सारे जगहों पर, प्रमुख स्थानों पर कूड़ा हटाया जा रहा है। हमारे जितने भी एम्प्लॉइज थे यहाँ, वो सभी ने पार्टिसिपेट करा और कावड़ पटरी पे अभियान चलाया गया। हमारा एम था कावड़ पटरी से हम जो घाटे हैं उनकी तरफ जाएंगे, लेकिन जो देखा गया है कि ये इसमें हमें और एफर्ट चाहिए होगा, हमें जनता का सपोर्ट चाहिए होगा। तो मैं आपके माध्यम से पब्लिक अपील करूंगा, शनिवार को 7:30 बजे हमारा जिला प्रशासन एक बड़ा अभियान चलाने वाला है, जिसमें हम लोग सर्वानंद घाट से लेके कावड़ पट्टी तक साफ सफाई का अभियान चलाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ लोग बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेंगे। वहाँ हम आपको मास्क और ग्लव्स प्रोवाइड कराएंगे एट द साइट। तो जितनी जनता है, वो लोग, जितनी भी पब्लिक है, जितनी भी संस्थाएं हैं, वो बढ़ चढ़ के इसमें भाग लें, क्योंकि ये हमारा शहर है, इसकी साफ सफाई रखना हमारा कर्तव्य है और हम ही लोग को यहाँ के जो अच्छा वातावरण है उसमें रहना है। तो मैं आशा करता हूँ कि सब लोग अपने भले के लिए, ये हम कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं कि ये कोई ऐसा किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग अपने भले के लिए ही अगर काम करेंगे, अगर हम लोग सब लोग जनता के लोग मिलकर हमारे इस अभियान में पार्टिसिपेट करें।
सर लगभग क्या इसमें जिला प्रशासन भी आपका सहयोग करेगा? देखिए, नगर निगम की टीम इसको लीड कर रही है। नगर निगम की टीम को जिला प्रशासन के सारे अंग सपोर्ट करेंगे। HRDP भी उसमें एक अंग है, तो DM साहब इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि प्रशासन तो लगेगा ही लगेगा, और जब तक हरिद्वार की जनता इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी तब तक ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा हरिद्वार की जनता से कि वो प्लीज इस अभियान में हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मकसद है और उनका कई बार ये संकल्प भी लिया गया उनके द्वारा कि स्वच्छता पे जो हमारा जो कर्तव्य है उसको एक तरीके से संकल्प बना के हमें काम करना है। तो मैं आशा करता हूं कि हम सब लोग उस संकल्प को पूरा करेंगे और एक स्वच्छता का ऐसा अभियान चलाएंगे जो एक नमूना बनेगा बाकी जिलों के। अब एक खबर देहरादून से है, जहां पर STF ने अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि 8 ऑटोमेटिक पिस्टल और एक मैगजीन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पकड़ा गया आरोपी रुद्रपुर के बागवाला क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है, जो पूर्व में भी हथियार तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। STF और रुद्रपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को असम से गिरफ्तार किया गया है। तफ्तीश में पता चला है कि आरोपी अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के जरिए मध्य प्रदेश से हथियार मंगवा रहा था। STF के मुताबिक पंचायत चुनाव के दौरान हथियारों की संभावित सप्लाई को देखते हुए पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है। अब इस नेटवर्क से जुड़े 15 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। STF की टीमें अभी भी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। के द्वारा जो 3 इलीगल वेपन्स के जो गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें कि एक काला चीनू पंडित गैंग था, ग्रुप था, जिससे कि 3 पिस्टल और एक CMP मिला था। फिर उसके बाद एक न्यूजीलैंड बेस्ड एक गैंग था और जो जिसका मास्टरमाइंड न्यूजीलैंड लोकेशन जिसकी है, और उसमें 2 पिस्टल काशीपुर से बरामद हुए थे। उसी कड़ी में तीसरा गैंग है जिसमें कि ये खजान सिंह एक अरेस्ट हुआ है। ये बागवाला रुद्रपुर का रहने वाला है। पूर्व में भी इस पर मुकदमा है लूट का और इलीगल वेपन सेल का। इससे 8 पिस्टल सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल जो हैं ये बरामद हुई हैं, और इसके साथ जो 3 लोग और थे, युवराज, जगजीत और गुड्डू, ये 3 फरार हो गए हैं। तो ये वांटेड हैं हमारे। तो ये लोग मध्य प्रदेश से लेके आए थे पिस्टल, और जो बैकवर्ड लिंकेजेस है जहाँ से पिस्टल लेके आए थे उनसे भी हम जांच कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश पुलिस से भी हमने संपर्क किया है। और वहीं देहरादून में 2 अगस्त को ऋण वसूली अधिकरण के अंतर्गत एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। आपको बता दें, DRT के रजिस्ट्रार मुकेश कुमार गैरोला ने जानकारी दी कि इस लोक अदालत में उत्तराखंड के सभी जिलों के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 8 जिलों से जुड़े ऋण वसूली मामले को शामिल किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य अदालतों में लंबित मामलों में शीघ्र और एम्प्लिकेबल समाधान को बढ़ावा देना है। जिन भी लोगों के ऋण संबंधित मामले DTRT में लंबित हैं, वे इसे विशेष लोक अदालत में के माध्यम से अपने मामलों का समाधान प्राप्त कर सकेंगे। आपको जानकारी दे दें कि रजिस्ट्रार मुकेश गौरोला ने अपील की है कि अधिक से अधिक लोग इस अवसर का लाभ उठाएं ताकि न्यायिक प्रक्रिया सरल और तेज हो सके। उसका निस्तारण यहाँ से होता है, और एक मामले जो होते हैं बैंक वही ओरिजिनल एप्लीकेशन जिसे बोलते हैं मूलवाद, जैसे बैंक की कोई रिकवरी है वो सीधा यहाँ मूलवाद भी डाल सकते हैं। लेकिन सरफेसी एक्शन जो होता है अपील करेगा सरफेसी एक्ट के लिए, इसी DRT में अपील करेगा। सरफेसी का एक्शन कौन करता है? जिला प्रशासन करता है ना। तो अगर उनका कोई एक्शन माना उन्होंने पोजीशन लेना है, सरफेसी का एक्शन जो उसका नियम 13(4) में जब सिंबॉलिक पोजीशन हो जाता है प्रॉपर्टी का, उससे कोई अगर। और वही खबर हरिद्वार से है, जहां पर उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड रजिस्ट्रेशन निःशुल्क किया है ताकि हर नागरिक आसानी से भागीदारी कर सके। यदि किसी को CSC सेंटर से सहायता लेनी हो तो अधिकतम 50 रुपये सेवा शुल्क तय किया गया है। आपको बता दें, हरिद्वार से सामने आई है शिकायतों के अनुसार यह कई सारे कॉमन सर्विस सेंटर संचालक 300 से 400 रुपए तक की अवैध वसूली कर रहे थे। इससे जनता में भारी रोष है और सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठने लगे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए हरिद्वार की मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोड़े ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एक जांच टीम गठित की जो सभी संदिग्ध CSC सेंटरों की गतिविधियों की जाँच कर सख्त कार्रवाई दिया गया है, जहाँ पर CDO ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की लूट खसोट बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जगह कई CSC केंद्रों पे
जो 50 रुपये CSC को लिए जाने हैं, प्लस उसके अलावा जो 250 रुपये हमको 26 तारीख तक निःशुल्क है उससे, और उसके 50 रुपये से ज़्यादा जो है वो लिया जा रहा है CSC के द्वारा। ये जहाँ जहाँ भी शिकायतें आई हैं, ये मैं क्लियर कर दूँ, शासन आदेश है उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि सभी CSC केंद्रों पर रेट लिस्ट लगाई जाएगी, जो भी रेट है, और अगर निःशुल्क सरकार ने डिसाइड किया तो निःशुल्क का भी उनके द्वारा लगाया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं किया गया है तो इसमें तहसील के माध्यम से टीम गठित करते हुए औचक निरीक्षण जो है कुछ CSC केंद्रों पे किया जाएगा जहां से ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं, और अगर ऐसा पाया जाता है और सही पाया जाता है तो उसको सीलबंद की भी कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। और वही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों ने जहां अपनी पूरी ताकत चुनाव को जीतने में लगा दी है, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी जनता के बीच लगातार जा रहे हैं और पंचायती चुनाव के समीकरणों को लेकर हल्द्वानी मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने भाजपा की जीत का दावा किया है। गजराज बिष्ट का कहना है कि इस बार के पंचायती चुनाव में पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में बीजेपी पार्टी परचम लहराने जा रही है। तो वहीं नैनीताल जिला पंचायत की सबसे हॉट सीट 21 रामडी आनसिंह पनियाली सीट को लेकर गजराज बिष्ट का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये बात कही है, जहां वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें बागी नहीं है, तीनों भाजपा परिवार के सदस्य हैं और जनता भाजपा के प्रत्याशियों को ही अपना आशीर्वाद देगी, ये बात उन्होंने कही। 12 जिलों में पंचायत के चुनाव हो रहे हैं और मुझे लगता है कि 12 के 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष जो होंगे भारतीय जनता पार्टी के ही बनेंगे। ये सभी आज, क्योंकि कई क्षेत्रों में कल चुनाव भी होने जा रहे हैं, आज वहाँ प्रचार थम भी गया है, कल 22 तारीख को 5 बजे से जो रुझान आ रहा है उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा अपने जिला पंचायत 12 के 12 जिलों में बना लिया। देखिए, मुझसे लगी हुई 2 सीटें हैं, एक रामडी आनसिंह और दूसरी देवलचौड़ बंदोबस्ती। देवलचौड़ बंदोबस्ती में 2-3 बार गया हूँ, कई बार वहाँ की सभा में भी गया हूँ, प्रचार में भी गया हूँ। मुझे लगता है वो सीट लगभग एक तरफा सीट है। जहां तक रामडी आनसिंह की बात है तो वहां तीनों ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां जाना मेरा नहीं जाना हो पाया, क्योंकि तीनों ही हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और तीनों ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, तो निश्चित रूप से वहां जाना नहीं हुआ। लेकिन देखते हैं, जो भी जीतेगा भारतीय जनता पार्टी का ही जीतेगा। सर, लेकिन जो दो बागी उठे हैं तो उससे ऐसा तो नहीं कि भाजपा को युक्त करना हो? नहीं, बागी नहीं। बागी क्या है, भारतीय जनता पार्टी के तीनों कार्यकर्ता है। अगर आप बागी तो नहीं हुए, वो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता है। आज भी वो भारतीय जनता पार्टी से बाहर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। प्रमोद तोलिया जी पूर्व पार्षद भी रहे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, उनकी पत्नी लाखन निगलटिया भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख। और इस वक्त की देहरादून से आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां आबकारी अधिकारी KP सिंह पर गाज गिरी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी दिखा रहे हैं, जहां जिलाधिकारी सवीन बंसल ने इसको निलंबित किया है। DM सवीन बंसल ने जांच के आदेश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी दिखा रहे हैं, जहां देहरादून से आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि DM सवीन बंसल ने जांच के आदेश दिए हैं और साथ में इस वक्त की बड़ी अपडेट, आबकारी अधिकारी KP सिंह पर गाज गिरी है, जिसके बाद से आपको बता दें कि DM सवीन बंसल ने जांच के आदेश दिए हैं और साथ में बता दें कि जिलाधिकारी सवीन बंसल ने उनको निलंबित भी किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आपसे साझा कर रहे हैं, जहां इस वक्त की बड़ी खबर है, DM सवीन बंसल ने जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां पर देहरादून से ये बड़ी खबर है, DM सवीन बंसल ने जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, देहरादून के आबकारी अधिकारी KP सिंह पर गाज गिरी है और उसके बाद से कई सारे जो अधिकारी है उसको लेकर ये बयान सामने आया, जहां DM सवीन बंसल ने निलंबन की संस्तुति दी है, उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। जिलाधिकारी सवीन बंसल ने निलंबित किया है, DM सवीन बंसल ने जांच के आदेश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं आपसे, जहां उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए। और इसी पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हितेश त्यागी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। हितेश, देखिए, इस वक्त की बड़ी जानकारी है, जहां आबकारी अधिकारी KP सिंह पर गाज गिरी है, क्या कुछ पूरी अधिक जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए, यह जो मामला है ये 6 दुकानों को लेकर था, जो आबकारी विभाग की दुकानें थी, ठेके, शराब के ठेकों को लेकर ये मामला चल रहा था। और जिस तरीके से देहरादून के आबकारी अधिकारी KP सिंह पर गाज गिरी है, DM सवीन बंसल ने इसके निलंबन की संस्तुति की है, उच्च स्तरीय जांच के आदेश इसमें हो गए हैं।
आपको बता दूं कि राजनीति से खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों पर अब सख्त कार्रवाई प्रशासन ने शुरू कर दी है। तो वही देहरादून के जिला आबकारी अधिकारी केपी सिंह के जो काले कारनामे थे उनके सामने आने के बाद डीएम सविन बंसल ने निलंबन की जो संस्तुति थी उसे कर दी है। आबकारी अधिकारियों पर निजी हितों के चलते लोकहित फैसलों का विरोध करने और पदेन दायित्वों की अनदेखी करने और शासन प्रशासन को गुमराह करने जैसे गंभीर आरोप है। आप समझ सकते हैं कि जब प्रशासन में रहकर अधिकारी इस तरह के कृत्य करेंगे तो आखिरकार सरकार और ये धनराशि किस हिसाब से चल रहा है ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन सविन बंसल बहुत ही गंभीर अधिकारी हैं, वो जिला अधिकारी भी हैं और साथ साथ जो उनकी जो चीजें चलती हैं वो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से वो अपने काम को करते थे। और यही वजह है कि जिस तरीके से केपी सिंह पर गाज गिरी है तो कोई छोटी बात नहीं, वास्तव में बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि है। और जिस तरीके से डीएम सविन बंसल ने यह संस्तुति दी है तो कहीं ना कहीं आबकारी महकमे में भी और शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जी चलिए, तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हितेश। आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर दिखा रहे थे जहां आबकारी अधिकारी पर गाज गिरी है। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।